नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। चलिए आज का अपना टॉपिक रहेगा मिश्रण। मिश्रण के बारे में जानेंगे। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण की विधि है और मिश्र धातुएं हैं, ये अपने करने वाले हैं। आज पिछली वीडियो में मिश्रण के बारे में करवाया था और इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते थे वो भी अपने किए था। इसमें एक दो टॉपिक रह गए थे, आज अपने इन मिश्रण को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का नानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज अपने करेंगे मिश्रण। स्टार्ट करते हैं मिश्रण और धीरे धीरे करके अपने सारे के सारे चैप्टर कर लेंगे। चलिए इसमें देखिएगा मिश्रण क्या होता है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी है। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है आज का। इसमें देखिए चुनना है, बिनना है, हस्तचयन विधि है, या इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। अक्सर आपने देखा होगा अपने घरों में माताएं बहनें हैं जो अ, आटे पिसाने से पहले कणक को साफ करती है। इसमें कंकर वगैरह होते हैं, घास फूस होती है, हाथ से बीनती है कंकर वगैरह को, ठीक है, कई बार होते हैं। इसमें इस विधि उन मिश्रणों को अलग करने के लिए प्रयोग में ली जाती है जिनमें बड़े कण या अवांछित पदार्थ जैसे पत्थर है, मिट्टी के कण है, भूसा आदि होते हैं। उनको अलग करने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। जैसे गेहूं है, चावल और दालों से पत्थर या मिट्टी के बड़े कणों को अलग करना। जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, घर का एक आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ कणक वगैरह या कुछ ले रखा है, यहाँ पर अनाज। उनको क्या कर रहा है, बड़े बड़े कंकर है उनको छांट छांट कर अलग कर रहा है। तो इसको क्या कह दिया, हाथों से की जाती है। यानी कि हाथों से अगर बिन रहे हैं तो उसको हस्त चयन विधि बोल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें थ्रेसिंग देखो क्या होता है। थ्रेसिंग थ्रेसिंग में जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर, इसमें क्या कर रही हैं औरतें, एक ड्रम रख रखा है और ड्रम पर क्या कर रही है, ये अनाज के काटने के बाद छोटे छोटे बंडल बना लिए और बंडलों को यहाँ पर पीट रही है। यानी कि पीट पीट कर इसमें क्या निकाल रही है, अनाज को निकाल रही है, अनाज के दानों को निकाल रही है। सूखे पौधों की डंडियों से अनाज के कणों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। यानी कि पहले क्या इस प्रकार यानी कि दानों को निकाल लिया जाता था। आजकल क्या आ गए, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, थ्रेसर आ गए, ठीक है। उनकी सहायता से एक दो घंटों में सारा सारा निपटा देते हैं। परंतु पहले क्या करते थे, इस प्रकार की करते थे। यहाँ पर या तो ड्रम वगैरह है या कोई पत्थर का कोई बड़ा पत्थर सा रख लिया जाता था और उन पर पीट पीट कर दानों को निकालते थे। डंडियों को पीट कर अनाज के कणों को अलग किया जाता है। अधिक मात्रा में अनाज अलग करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों है जो आजकल की जा रही है का उपयोग किया जाता है। जैसे गेहूं और चावल जैसे अनाज को पौधों की डंडियों से अलग करना को क्या कहेंगे, थ्रेसिंग कहेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थ्रेसिंग क्या होता है, याद रखना सूखे पौधों की डंडियों से अनाज के कणों को अलग करने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट देखो, निष्पापन, निष्पावन यानी कि वाइनिंग, वाइन वोविंग किसे कहेंगे। इस विधि का उपयोग वायु के झोंकों की मदद से मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को अलग करना है। जैसे ये कर रही है मैडम जी, देखो क्या कर रही है, कुछ अनाज लिया, जैसे अपने बोलते हैं छाला, उसमें अनाज लिया, उसको हवा पंखा चला लिया जाता है और उस पर ऐसे गिराते जाते हैं। तो इसमें क्या हल्के कण क्या होते हैं, आगे की तरफ आ जाते हैं। इस प्रकार इस अनाज को, जो चावल वगैरह है, कणक वगैरह गेहूं है, उसको क्या कर लिया जाता है, उसमें जो हल्के कणों को उड़ाकर अलग कर लिया जाता है हवा के द्वारा। किसान हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से अलग करने का उपयोग करते हैं। इससे अनाज को भूसे से पृथक करना, तो इससे क्या करें, निष्पावन करेंगे, वाइनिंग के हवा के माध्यम से की जाती है, ठीक है। वायु की झोंके की मदद से, इतना याद रखना, हवा वायु की झोंकों की मदद से मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को अलग करना के क्या कहेंगे, निष्पावन कहेंगे, विनोविंग कहेंगे। इतना याद रखना इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, चालन या छानना। चालना, छाना या छानी, देखो विनोविंग की ये सबसे अच्छी, ये देखो विनोविंग की जो अपने पिछले किया था निष्पावन की, ये अच्छी है। देखो इसमें क्या कर रही है, हवा आ रही है, इसमें छाला लिया, छाले में क्या अनाज डाल लिया और यहाँ से धीरे धीरे गिरा रही है। गिराने पर क्या हो रहा है, इसमें हल्के जो कण होता है, भूसा वगैरह, जैसे भूसा है, क्या सूप बोलते हैं इसको, अपने बोलते हैं सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, छाला बोलते हैं, छाला छालिया। तो इसको क्या कहते हैं, सूप कहते हैं। वैसे अनाज नीचे गिर रहा है और यहाँ पर भूसा वगैरह है, हवा के माध्यम से क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, निष्पावन कहेंगे। और देखो चालन या छाना या स्विंग किसे कहेंगे, इस विधि में चालनी या छनत्री जिसको बोलते हैं का उपयोग करके मिश्रण के बड़े और छोटे कणों को अलग किया जाता है। जैसे आटे से बड़ी अशुद्धियों को अलग करना। जैसे आटे से रोटियां बनाने से पहले अपन क्या करते हैं, आटे को छानते हैं, जिसमें क्या होता है,
बारीक बारीक कण जो होती है आटे की बनी वो नीचे जाते हैं और भूसा सा थोड़ा थोड़ा अलग रह जाता है। ठीक है, रेत से कंकड़ और पत्थरों को अलग करना है, आटे से बड़ी अशुद्धियों को अलग करना है। जैसे यहाँ पर देखो ये बहन जी कर रही है, देखो आटे को छान रही है, आटा नीचे गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़े आटे के जो कणक होती है, कणक के ऊपर थोड़ा भूसा सा होता है ना, वो अलग होता जाता है। इस प्रकार ये देखो बजरी को छान रहा है, बजरी के छोटे छोटे कणों को नीचे की तरफ ले जा रहा है और बड़े कणों को यहाँ पर छान रहा है। तो ये क्या होगी, छलनी होगी, यानी कि चालन या छानना हो गया ये। ठीक है, देखो इसमें नेक्स्ट देखा। अब साधन या निस्तारण और निस्संदन किससे कहेंगे, तीन है यहाँ पर। अब साधन है, निस्तारण है और निस्संदन है। अब देखिए अब साधन किससे कहेंगे, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहेंगे, अब साधन कहेंगे। और मिश्रण है, मिश्रण के अंदर क्या कर दिया, जल मिला दिया, जल मिलाने के बाद जो भारी कण होंगे वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, जो हल्के कण होंगे वो क्या आगे ऊपर रह जाएंगे। इस प्रकार हल्के और भारी कणों को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। इसका क्या कहेंगे, अब साधन कहेंगे। जैसे मिट्टी और जल का मिश्रण, मिट्टी और जल का मिश्रण है। ठीक है, मिट्टी में कुछ कणों को अलग अगर करना है तो उसमें जल मिला दिया, जल मिलाने के बाद क्या हो गए, इसमें हल्के और भारी कण क्या हो जाए, अलग अलग हो जाएंगे। विस्तारण किससे कहेंगे, अवसादित मिश्रण से ऊपर के स्वच्छ जल को बिना हिलाए धीरे धीरे उड़ेलने को क्रिया को क्या कहेंगे, क्या के निस्तारण कहेंगे। जैसे मिट्टी और जल के मिश्रण से पानी निकालना, जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है, मिट्टी और जल का मिश्रण है, कुछ टाइम तक इसे इसे क्या बोलेंगे, अवसादन बोलेंगे। और कुछ टाइम तक उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होगा, मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं और स्वच्छ जल क्या रहता है, ऊपर की ओर रहता है और उसको अलग कर ले जाता है। इसको क्या कहेंगे, निस्तारण है, नितारना। अपनी सामान्य भाषा में क्या बोले, कोई चीज को नितारना। और चलिए रील नाम क्या है, निस्तारण करना इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निस्चंदन। निस्चंदन क्या होता है, फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्टर करना, छानना। निस्चंदन एक स्मांगी मिश्रण में से द्रव और ठोस को अलग करने की विधि है। इसमें ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर अवशेष के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और द्रव निस्चंदन के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे देखो इसमें, इस विधि में मिश्रण को फिल्टर पेपर या किसी अन्य छानने वाले माध्यम से गुजरने दिया जाता है और ठोस पदार्थ फिल्टर में रह जाएंगे। इसमें ठोस और द्रव पदार्थ का मिश्रण होता है ना, उस प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए क्या करेंगे, निस्चंदन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। ठोस पदार्थ है वो क्या रहेंगे, फिल्टर पेपर उसके ऊपर रह जाएंगे और द्रव है वो फिल्टर पेपर के माध्यम से नीचे की ओर छन जाएगा। उदाहरण देखो, जैसे रेतीले जल और रेतीली जो जल है उसका पृथक्करण करना। मिट्टी के कण होंगे जो ठोस फॉर्म में होंगे वो फिल्टर के ऊपर रह जाएंगे और जल धीरे धीरे छनकर नीचे की तरफ साफ प्राप्त हो जाएगा अपने को। चाय में से चाय पत्तियों को छानना है। ठीक है, इस प्रकार की विधियों का यूज करने के लिए क्या करते हैं, निस्चंदन कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, द्रव और ठोस के माध्यम से अलग करना। अब देखो क्रिस्टलीकरण किसे कहेंगे। क्रिस्टलीकरण एक संतृप्त विलयन में से ठोस क्रिस्टल के बनने की प्रक्रिया है। देखो इसमें क्या होता है, ठोस को द्रव से अलग करने की क्रिस्टलीकरण की विधि है। ठोस और द्रव के निस्संदन में भी है, परंतु एक वैज्ञानिक तरीके से इस विधि का यूज करते हैं। देखो इसमें कौन कौन से आते हैं। क्रिस्टलीकरण की विधि द्रव के वाष्पन से प्रारंभ होती है। हालांकि क्रिस्टलीकरण में जब विलयन काफी सांद्र होता है तो वाष्पन को रोक दिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त है सांद्र विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जैसे क्रिस्टल बनते हैं जो निस्संदन के द्वारा अलग किए जाते हैं। जैसे समुद्री जल से प्राप्त करना, यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि समुद्री जल से नमक अलग करना, तो किससे करेंगे, क्रिस्टलीकरण के माध्यम से ये प्राप्त किया जाता है। या अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है। अशुद्ध नमूने में से फिटकरी को अलग करना, इसका एग्जाम्पल है क्रिस्टलीकरण का। देखो इसमें द्रव और ठोस मिले हुए हैं, इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म कहाँ तक किया जाता है, काफी सांद्र हो जाता है, वाष्पन एकदम सांद्रता ज्यादा हो जाती है, तो इसको क्या धीरे रोक दिया जाता है। रोकने पर क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जैसे इसमें नमक होता है, समुद्री जल में नमक वगैरह होता है, तो इसमें धीरे धीरे नमक क्या होता है, नीचे बैठता जाता है, इसमें क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या पानी की मात्रा कम रह जाती है, इसके अंदर पानी की मात्रा कम रह जाती है और नमक क्या होता है, नमक और पानी जो होता है एकदम गाढ़ा पदार्थ होता है। जैसे हमने पढ़ा था, सांद्र क्या होता है, तो विलय और विलाय का गाढ़ा पदार्थ होगा, गाढ़ा पदार्थ के रूप में ये रहेंगे। तो इसको उस कंडीशन में इसको गैस को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने पर धीरे धीरे क्या होता है, ये जैसे जैसे ठंडा होगा इसमें क्रिस्टल के रूप में अपने को नमक दानों के रूप में मिल जाएंगे। इस प्रकार अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त करना है, अशुद्ध नमूने में से फिटकरी को अलग करना है। तो इस प्रकार की
अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण का यूज करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो इसमें उद्रपातन क्या होता है। उद्रपातन वह गुण है, काफी बार क्वेश्चन ये आता है, उद्रपातन वह गुण है जिसमें कुछ ठोस पदार्थ गर्म होने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठोस क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, द्रव में चेंज नहीं होते, सीधे क्या होते हैं, गैस में परिवर्तित होती हैं और गैस से सीधा ठोस में चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार की जो विधि होती है उसको क्या कहेंगे, उद्रपातन कहेंगे। क्या कहेंगे, उद्रपातन। देखो इसमें जब इस वाष्प को ठंडा किया जाता है तो यह बिना द्रवित हुए फिर से ठोस में बदल दिया जाता है। तो यहाँ से याद रखना आप एग्जाम की दृष्टि से, इस प्रकार की कौन सी विधि है जिसमें ठोस से सीधा द्रव में बदला जाता है और द्रव सॉरी ठोस से सीधा गैस में बदला जाता है और गैस से सीधा ठोस में बदला जाता है। तो ये क्या होती है, उद्रपातन की विधि होती है। इसमें जो पूछ जाते हैं एग्जाम में, एग्जाम्पल याद रखना आप, जैसे नुसादर है, NH4Cl है, नुसादर है, नुसादर आयोडीन है, कपूर है, नेप्थलीन है, एंथ्रासिन है। इसमें इन मिश्रण को अलग करने के लिए क्या करें, किस प्रकार की विधि का यूज किया जाता है, उद्रपातन की विधि। ठीक है, नमक और नुसादर है, जैसे एक मिश्रण है, नमक और नुसादर का मिश्रण बना दिया, ये कह दिया कि नमक और नुसादर को अलग करना है। अब अपने को पता है कि नुसादर को जब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये ठोस से सीधे क्या हो जाएगा, गैस में हमें प्राप्त हो जाएगा और गैस से फिर ठोस में अपने को अलग प्राप्त हो जाएगा। देखो मिश्रण को गर्म करने पर नमक शेष रह जाता है और नुसादर की वाष्पित हो जाता है और फिर इस वाष्प को ठंडा करने पर पुनः ठोस के रूप में बदल दिया जाता है। देखो यहाँ पर किया जा रहा है, एक तरफ बर्नर जला दिया, चाय ने डिश वगैरह ले ली, उस पर क्या रख दिया, एक इस प्रकार की कीप रख दी। ये क्या है, नमक और नुसादर का मिश्रण है। इसके अंदर जैसे जैसे गर्म करेंगे तो नुसादर होगा, सीधा ठोस से क्या होगा, गैस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो गई यहाँ पर नलिका तक आ जाएगा और फिर धीरे धीरे इसको ठंडा होता जाएगा। ठंडा होने पर ये यहाँ पर जम जाएगा ठोस फॉर्म में, तो इसको यहाँ से अपने अलग कर लेंगे। इस प्रकार की विधि क्या होती है, उद्रपातन की विधि होती है। उद्रपातन के लिए आप जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं इनको याद रखना आप। यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, निम्न में से उद्रपातन का उदाहरण है, तो शादर है, ये अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, आयोडीन है, कपूर है, नेप्थलीन है, एंथ्रासिन है। ठीक है, तो आपके आरबीसी और एनसीईआरटी में दे रखे सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, इस प्रकार प्रश्न बनेगा। तो नेक्स्ट देखिए, विभेदी निष्कर्षण या पृथकारी कीप के द्वारा, यह विधि अमिश्रणीय अघुलनशील, ऐसे जो पदार्थ होंगे जो आपस में मिलते नहीं है, अमिश्रणीय होंगे, द्रवों को पृथक करने के लिए प्रयोग में की जाती है। जैसे तेल और जल है, तेल और जल को कितने मिला लो आपस में नहीं मिलेंगे। इस प्रकार की विधि को जो मिश्रण होता है अलग करने के लिए, ठीक है, पृथकारी जो कीप है इसका यूज करते हैं। जैसे देखो इसमें मिश्रण को पृथकारी कीप में डाला जाता है जिसमें दोनों द्रवों की भिन्न भिन्न परतें बन जाती है। जैसे तेल और जल का जब मिश्रण होता है, तेल क्या होता है, ऊपर ऊपर की तरफ आ जाता है और जल क्या हो जाता है, नीचे की तरफ रह जाता है। तो इसमें कीप की मदद से उनको अलग कर लेते हैं। स्टोव को खोलने पर पहले भारी द्रव और फिर हल्का द्रव प्राप्त होता है, जैसे तेल और जल का पृथक्करण। आपसे पूछ ले जाए कि तेल और जल का पृथक्करण करना है या मिश्रण को अलग करना है तो निम्न में से किस विधि का यूज करेंगे, पृथकारी कीप या विधि निष्कर्षण है, इस विधि का यूज करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है, इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, आसवन विधि क्या होती है। आसवन एक प्रक्रिया है जिसमें द्रव में घुलनशील ठोस जो कि उनके क्वथनांक में अंतर रखते हैं, ऐसे जो द्रव घुले हुए हैं जिसमें क्या हुआ, क्वथनांक को अंतर रखते हैं, जो अलग अलग टेम्परेचर पर उबलेंगे वो। तो इस प्रकार के द्रवों को पृथक्करण करने की विधि क्या होती है, आसवन विधि होती है। को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है और फिर इस वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। जैसे देखो पानी और एसीटोन को अलग करना, जहाँ एसीटोन का क्वथनांक कम होता है और पानी का क्या होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा। इसका एसीटोन का क्वथनांक कम होता है तो ये पहले क्या करेगी, उबलना स्टार्ट करेगी या गर्म हो जाएगी, ये वाष्पित में चेंज हो जाएगी। वाष्पित में चेंज होने के बाद पर एक कीप के माध्यम से गुजार कर ठंडा कर लिया जाता है और पहले इसको पहले इसमें इसमें एसीटोन को अलग कर लिया जाता है और फिर इसको जल अलग रह जाता है। देखो इसमें प्रभाज्य आसवन क्या होता है, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर नहीं होता है। यहां से प्रश्न बनेगा, देखो किस प्रकार बनता है प्रश्न, जब दो द्रव होते हैं उनके क्वथनांकों में अंतर होता है तो ओनली फॉर अपने साधारण आसमान का यूज करेंगे। जब पर्याप्त अंतर नहीं होता है
ठीक है, उसमें क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन गढ़ते हैं, यानी कि आसवन की एक विधि है, प्रभाजी आसवन है, अर्थात कथनाओं का अंतर कितना होना चाहिए, 25 केल्विन से कम होना चाहिए, तो उन्हें साधारण आसवन से पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। इसमें मिश्रण को गर्म किया जाता है और हर द्रव अपने क्वथनांक पर वाष्पित हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपस में जो द्रव घुले होते हैं उनका क्वथनांक क्या होता है, अलग अलग होता है, बहुत ही अंतर कम होता है उसके अंदर। वो क्या होता है, जैसे जैसे गर्म करते जाते हैं वो अलग अलग क्वथनांक पर क्या होते हैं, अलग होते जाते हैं ये। फिर इनकी वाष्प को प्रभाजी स्तंभ से गुजार कर संघनित किए कर लिया जाता है। प्रभाजी आसवन में क्या होता है, तो प्रभाजी आसवन में एक नलिका वगैरह होती है, उसके अंदर क्या आसपास में क्या होता है, ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है। जैसे वाष्प बनेगा तो ठंडा जल लगेगा तो वाष्प क्या हो जाएगी, एक द्रव के रूप में उसको चेंज कर देगी। तो भिन्न भिन्न द्रव प्राप्त होते हैं। पहले क्वथनांक, पहले क्या होता है, कम क्वथनांक वाला द्रव वाष्पित होगा और बाद में अधिक क्वथनांक वाला द्रव प्राप्त होगा। इसमें इस प्रकार की क्रिया काम करती है। इसमें 3 या 4 द्रव आपस में घुले होते हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल है, ठीक है, उसके गैस वगैरह होती है। इनको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, क्वथनांक का अंतर कम होगा, तो कम क्वथनांक होगा, धीरे धीरे क्या होते हैं, अलग अलग क्वथनांक पर ये वाष्प के रूप में ऊपर उठते जाते हैं, तो संघनित के माध्यम से इनको क्या होता है, द्रव के रूप में बदला जाता है। तो उदाहरण के लिए पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, गैसोलीन आदि अवयवों को पृथक करना। यहाँ से अगर पूछ ले जाए कि निम्न में से पेट्रोलियम, डीजल या केरोसिन, गैसोलीन आदि के अवयवों को अलग करने के लिए निम्न में से किस विधि का यूज करेंगे, तो प्रभाजी आसवन विधि का यूज करते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। याद रखना, 11वीं इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, याद रखना। वायु को एक समांगी मिश्रण है तो इसके घटकों को प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। वाष्पीकरण के माध्यम से इसका उपयोग वाष्पीकृत घटक को अवाष्पीकृत घटक से अलग करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में विलायक में घुले हुए ठोस को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, नमक और जल है, नमक और जल है, जल एक द्रव रूप में है, नमक क्या ठोस फॉर्म में है। इसमें जल से अगर नमक प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, वाष्पीकरण की क्रिया करेंगे। वाष्पीकरण की क्रिया करेंगे तो क्या होगा, जल उबलेगा, उबल कर वाष्प बनेगा, ऊपर उठ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, नमक बचेगा। जैसे स्याही से जल को पृथक करना, स्याही से जल को पृथक करेंगे, जल का पृथनांक होगा तो जल क्या होगा, वाष्पित बनकर उड़ जाएगा और अंत में क्या रहेगा, स्याही रह जाएगी। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल याद रखना। इसमें किसका यूज करेंगे, वाष्पीकरण की विधि का यूज करेंगे। अपकेंद्रीकरण क्या होता है, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। अपकेंद्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विलयन को तेजी से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाले कण नीचे बैठ जाते हैं और कम घनत्व वाले कण केंद्र से दूर हो जाते हैं। जैसे देखो, दूध से क्रीम अलग करना, यहां से प्रश्न बनेगा कि दूध से क्रीम का अलग करना निम्न में से किस विधि का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगी, अपकेंद्रीय विधि। यहां से इस प्रकार बनती है। शराब तथा रक्त का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला में यूज करते हैं किसका, अपकेंद्रीय विधि है। क्रीम से मक्खन बनाने में है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों से निकले धूल और मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं, तो इसमें किस विधि का यूज होता है, अपकेंद्रीय विधि का यूज होता है। एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ से जो प्रश्न बनेगा एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक या रंजितों को पृथक करने के लिए जाता है। इतनी लाइन है जो याद रखना, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिकों या रंजितों को अलग करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। इसका क्रोमेटोग्राफी का, इस प्रक्रिया में देखो, एक थोकने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी या कोई अन्य विलयन के कण ऊपर की ओर चलते हैं तो वे दो अलग अलग रंगों के रूप में हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी पेपर इन दोनों रंगों को पृथक करता है क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से खोंख लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे डाई में से रंगों को पृथक करना, यहाँ से एग्जाम्पल याद रखना कि डाई में से रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहेगी, क्रोमेटोग्राफी कराएगी। या प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करना, पृथक करना, क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी। खून से नशीले पदार्थों को अलग करना, डोपिंग टेस्ट में।
डोपिंग टेस्ट में निम्न में से किस विधि का यूज किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का। क्वेश्चन बनेगा तो एक तो यहाँ से बन जाएगा, विश्व में रंगीन यौगिकों को रंजित कणों को पृथक करने के लिए यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। और एग्जाम्पल याद रखना, डाई में से रंगों को पृथक करना है, और प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना, खून से निचले पदार्थों को पृथक करना, या डोपिंग टेस्ट में यूज करते हैं अपने क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार के इतने प्रश्न बन सकते हैं आपके इसमें। अब नेक्स्ट देखिएगा, मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातुएं, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुएं, एक धातु हो सकती है, एक अधातु हो सकती है, का मिश्रण है, जिसमें धातु की विशेषता प्रबल रहती है और मिश्र धातुएं विशेष गुणों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है, जो कि कठोरता, जंगरोधक क्षमता और विद्युत चालकता में सुधार के लिए यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे कठोरता है, जंगरोधक है, क्षमता होती है इसके अंदर, और विद्युत चालकता के गुणों में क्या होता है, सुधार रहता है मिश्र धातु में। इसकी विशेषता याद रखना। मिश्र धातुओं के प्रमुख गुण देखो, उन्नत गुण, मिश्र धातुओं में उनके घटकों की तुलना में बेहतर गुण होते हैं, जैसे कि मजबूत, जंगरोधक होती है, उसके अंदर चमक आती है मिश्र धातुओं में। नए गुणों का विकास, विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार नई मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। कम गलनांक, सामान्यतः मिश्र धातुओं का गलनांक उनके घटकों से कम होगा। जो उसमें मिश्र धातु मिली है, धातुओं को मिलाया गया, उनका जो गलनांक है उसकी तुलना में उसका क्या हो जाएगा, मिश्र धातु अगर बनाया गया तो उसका गलनांक कम हो जाएगा। जंग प्रतिरोध, मिश्र धातुएं अक्सर जंग और ऑक्सीकरण के लिए अधिक प्रतिरोधी होती है, यानी कि मिश्र धातु होती है उसके अंदर ऑक्सीकरण नहीं होता है उनका, यानी कि जंग नहीं लगता है और जंगरोधी होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, इसमें मिश्र धातुओं का वर्गीकरण देखो। मिश्र धातुओं को उनके आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे लोहे मिश्र धातु है। इन मिश्र धातुओं का मुख्य घटक लोहा होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील में आपसे पूछ लिया है क्या 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 मिला होता है, इसमें लोहा होगा, क्रोमियम होगा और निकल होगा। यहाँ से प्रश्न बनता है कि मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील में क्या क्या, कौन कौन सी धातु या उपधातु होती है? तो लोहा, क्रोमियम होता है, और क्या होता है, निकल होता है। कच्चा लोहा है, लोहा और कार्बन की मात्रा इसके अंदर होती है। अलोहा मिश्र धातु कौन सी होती है? इसमें लोहा प्रमुख घटक नहीं होते हैं, जैसे पित्तल है, पित्तल में क्या क्या मिलाते हैं, तांबा और जिंक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तांबा और जिंक है। कांसा है, तांबा और टीन। यहाँ से प्रश्न बनता है, निम्न में से पित्तल मिश्र धातु है, इसमें क्या क्या मिला होता है? तो आप याद रखना, तांबा है और जस्ता है। और कांसा में क्या होता है? तांबा और टीन। तांबा में टीन मिला दिया जाए तो कांसा बन जाएगा, और तांबे में जस्ता मिला दिया जाए तो पित्तल का निर्माण होता है। ठीक है, इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, घुलनशीलता के आधार पर देखो, अंतर्विक्षेपण मिश्र धातु है। जब छोटे परमाणु धातु के बड़े परमाणु के बीच रिक्त स्थान में प्रवेश करते हैं, जैसे स्टील में कार्बन और लोहा, स्टील में कार्बन और लोहा है, ये अंतर्विक्षेपण मिश्र धातु है। प्रतिस्थापन मिश्र धातु देखो, जब एक धातु का परमाणु दूसरे धातु के परमाणु को प्रतिस्थापित करता है, जैसे पित्तल में तांबा और जस्त है। ठीक है, केवल यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उनको याद रखना आप, डेफिनेशन वगैरह यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। प्रश्न जो आता है मिश्र धातु ही है वही बनेगा। मिश्र धातुओं का उपयोग की बात करें, जैसे एरोस्पेस में इसका यूज होता है, शिक्षा उपकरण में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें अब देखो इस सारणी को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखो देखो प्रश्न बनेगा, स्टेनलेस स्टील में किन किन धातुओं या किन किन तत्वों का मिश्रण होता है? लोहा होता है, निकल होता है और क्रोमियम होता है। किसमें? स्टेनलेस स्टील में। और प्रमुख रूप में जंगरोधी के रूप में कौन काम करते हैं? यहाँ पर क्रोमियम काम करता है। इसे देखो, बर्तन है बनाए जा सकते हैं, चाकू है, औद्योगिक उपकरण है, निर्माण कार्य में स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। पित्तल है, पित्तल में क्या होता है? कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, यानी कि तांबा और जिंक हो गया, कितना होता है? 70% क्या होता है? तांबा होता है। जिंक क्या होता है? 30%। केवल आप इस एक लिए याद रखना कि कितना कितना परसेंट होता है इसमें, तांबा और जिंक होता है। कांसा में देखो, तांबा और टीन, तांबा और टीन मिला दे, तांबे में टीन मिला दी जाए तो कांसा बन जाएगा,
और तांबे में जस्ता मिला दिया जाए तो पीतल बन जाएगा। इसका यूज कहाँ पर करेंगे? मूर्तियां बनाने में, संगीत वाद्य यंत्र है, गहने हैं, औद्योगिक उपकरण बनाने में इसका यूज किया जाता है। अमलगम देखो क्या होता है। अमलगम, पारा और अन्य धातु, पारा के साथ कोई अन्य धातु मिला दी जाए तो इसे क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। तो इसी वजह से ये पारा किस किस प्रकार के बर्तन में रखा जाता है? तो लोहे के बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि लोहे के साथ ये अमलगम नहीं बना जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? दंत चिकित्सा में भराई के लिए, फिलिंग के लिए किया जाता है, दांतों को भराई के लिए। शोल्डर क्या होता है? सीसा और टीन, सीसा और टीन को क्या कहेंगे? मिश्र धातु, उसको शोल्डर कहेंगे। धातुओं को जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, पाइप बनाने के लिए, ये धातु उपकरण में अंदर को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? शोल्डर का यूज करते हैं। जर्मन सिल्वर में, सिल्वर है, इसमें क्या होता है? तांबा होता है, जिंक होता है और निकल होता है। तांबा और जिंक क्या होता है? पित्तल हो गया। जब तांबा, जिंक और निकल मिल गए तो क्या बन गया? जर्मन सिल्वर बन गया। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? गहने बनाने में, कलात्मक वस्तुएं हैं और औद्योगिक उपकरण में इन सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये पूरी की पूरी आप सारणी याद रखना। नेक्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चन है। मिश्र धातुओं के निर्माण में कौन सा घटक मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस प्रकार का बन सकता है, कौन कौन से होते हैं? तो मिश्र धातुओं में याद रखना, धातु और अधातु क्या होते हैं? दोनों होते हैं। धातु और अधातु दोनों प्रकार के इसके अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु जंग रोधक के रूप में काम करती है? ठीक है, कांस्य है, स्टेनलेस स्टील है, पित्तल है, कच्चा लोहा है। तो इसमें क्या हो जाए? स्टेनलेस स्टील, ये क्या होती है? जंग रोधक के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्रोमियम होता है। क्रोमियम क्या होता है? जंग से बचाने का कार्य करता है। तो स्टेनलेस स्टील में, मिश्र धातु में, ठीक है, क्रोमियम की मात्रा होगी। नेक्स्ट देखिए, कांसा का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? कांसा किससे बनाता है? कॉपर और टीन। ठीक है, कॉपर और टीन में क्या होता है? कांसा होता है। तो इसमें क्या होता है? सिक्के और मूर्तियां, सिक्के और मूर्तियां में किया जाता है। नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग मुख्य रूप में किस कार्य में किया जाता है? नाइक्रोम जो होता है मुख्य रूप में किस में यूज करेंगे? मूर्तियां बनाने में, हीटर और इलेक्ट्रिक उपकरण में, भवन निर्माण में, सिक्के बनाने में, या अनुत्तरित प्रश्न है तो इसका हो जाएगा हीटर और इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने में का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या यूज करेंगे? हीटर की जो तारें होती हैं वो नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम में होता क्या क्या है? आयरन होता है, निकल होता है। ठीक है, निकल, क्रोमियम होगा। ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा और इसके अंदर आयरन हो जाएगा। ये होता है आयरन। निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, अन्य जो मिश्र धातु होते हैं। मुख्य रूप से अगर पूछ लिया जाए तो इसमें क्या होगा? निकल और क्रोमियम। नाइक्रोम में मुख्य रूप से पूछता है, क्योंकि नाम देखो इसके अंदर, नाइक्रोम, नाई से निकल हो गया, क्रोम से क्या हो गया? क्रोमियम हो गया। निकल और क्रोमियम, नाइक्रोम मिश्र धातु में सबसे अधिक हो गए। इसके अलावा मैग्नीज भी होता है और आयरन भी होता है, कुछ अन्य मिश्र धातु भी होती है हीटर और इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने में। ठीक है, इसलिए इसका यूज किया, इस मिश्र धातु का उपयोग करेंगे अपने। नेक्स्ट देखो, पित्तल में मुख्य घटक कौन से है? पित्तल में बताओ क्या होता है? आपने बताया था पित्तल में क्या होता है? कॉपर प्लस क्या होता है? जिंक होता है। याद रखना, कॉपर प्लस जिंक, यानी कि तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता किसमें होता है? पित्तल में होता है। तांबा और टीन की बात करें तो किसमें हो जाएगा? कांसा में हो जाएगा। लोहा और कार्बन क्या बनाता है? कच्चा लोहा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टेनलेस स्टील में किस धातु के कारण जंग रोधक बनता है? जंग रोधक होता है स्टेनलेस स्टील, और किस धातु के कारण होता है? तो कौन सी करती है? टीन है, क्रोमियम है, निकल है, जस्ता करता है। तो क्रोमियम, मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? क्रोमियम होता है, जो इसको क्या करता है? इसकी विशेषता के कारण ये जंग रोधक बनता है। चलिए नेक्स्ट देखो, मिश्र धातु बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिश्र धातु बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों बनाते हैं? धातु को हल्का बनाने के लिए, या धातु की शुद्धता बढ़ाने के लिए, धातु के गुणों को सुधारने के लिए, या धातु को अधिक महंगा बनाने के लिए? तो क्या करेंगे? धातु के गुणों को सुधारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, धातु के गुणों को सुधारने के लिए मिश्र धातु का उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट है कांसा और पित्तल में मुख्य अंतर क्या है। जब कांसा और पित्तल की बात आए तो आप कह देना कांसा में क्या होता है, कॉपर प्लस टीन होता है, और पित्तल में क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है। ये क्या बनाता है, पित्तल बनाता है, कॉपर प्लस टीन क्या बनाएगा, कांसा बनाएगा। तो यहाँ पर याद रखना कॉपर और जिंक क्या होता है, पित्तल होता है, और कॉपर प्लस टीन मिला दिया जाए तो क्या होगा, कांसा हो जाएगा। कांसा में जस्ता होता है, नहीं भाई, कांसा में क्या होता है, जस्ता नहीं होता। या पित्तल में टीन होता है, नहीं, ये गलत हो गया। कांसा में टीन होता है, ठीक है, और पित्तल में जस्ता होता है, ठीक है, दोनों में केवल तांबा होता है। मुख्य अंतर क्या है, मुख्य अंतर पूछ रखा है, दोनों में केवल तांबा होता है, केवल तांबा नहीं होता इसके अंदर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो मुख्य बड़ी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कांसा में टीन होगा और पित्तल में क्या होगा, जस्ता होगा। हालांकि दोनों में कॉपर होता है, केवल कॉपर नहीं होता, यहाँ से केवल कॉपर दे रखा है, केवल कॉपर नहीं होता, कॉपर तो होता है पर तो टीन और इसके अंदर जस्ता और मिला होता है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, ठीक है। चलिए, इतने ही प्रश्न बन रहे थे, इसके अलावा जो आपने सारणी की थी मिश्र धातुओं की, वहां से एक प्रश्न बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट अपने नेक्स्ट जो चैप्टर अपना वो करेंगे। तो अपना ये चैप्टर तत्व वाला है, तत्व है, इसके अंदर मिश्रण था, यौगिक था, ठीक है। ये चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो अपने अच्छी तरह से करेंगे। सबके लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नए चैप्टर के करेंगे तब। तो धन्यवाद दोस्तों।